सुधांशु जी, आपको प्रणाम करता हूं। आप बड़े विद्वान नेता हैं। मैं आपको इतना पसंद करता हूं जैसे केजरीवाल को कुमार विश्वास। बचपन में हमें ऐसे सीन समझ में नहीं आते थे। भाजपा वाले सिलेंडर का दाम 50 रुपए बढ़ने पर हंगामा क्यों मचाते थे। अब तो सिलेंडर का दाम बढ़ना भी अपवाद की श्रेणी में आता है और ईपीएफ का ब्याज दर घटना भी राष्ट्रवाद की श्रेणी में आता है। वो लड़का देखने लड़की वाले गए तो पूछा कि लड़का क्या करता है। वो बोले जी बर्तन बेचता है। तो बोले किस बाजार में दुकान है। वो बोले दुकान ना है, घर के ही बेचता है। इस घटना का कांग्रेस से कोई संबंध नहीं। स्वागत है आपका एक बार फिर लपेटे में नेताजी में। आज जिन नेताजी को लपेटने की कोशिश होगी वो उस पार्टी से हैं जिसने सब कुछ लपेट लिया है। स्वागत करेंगे बीजेपी नेता सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी का। सुधांशु जी, सब कुछ तो लपेट लिया आपने, अब आपको कैसे लपेटा जाए? अब ये तो आपका विचार करने का विषय है। वैसे हम कोई चीज लपेट नहीं रहे हैं। हाँ। हम तो समेट रहे हैं। हाँ। जो कुछ फैलाया गया था पिछले लंबे समय से 2-3 पीढ़ी से, उसको अभी समेट रहे हैं। वो जो कह रहे थे कि प्रेम की जो बात कर रहे थे, वो 2.5 अक्षर प्रेम का 2.5 सीटी लेके बैठ गए। अब देखिए, मैं वो तो नहीं कहना चाहता, परंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि राजनीति में कहते हैं कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा। चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा। सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है और बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में। जरा किरदार हल्का हो, कहानी डूब जाती है। तो यानी कि मेरे भी बस की नहीं है। अब कवियों पे ट्रांसफर करते हैं। आपको लपेटने की जिम्मेदारी। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं सुनील साहिल, विनीत पांडे, सरदार प्रताप फौजदार और मेघश्याम मेघ। लंबे समय के बाद आप लोगों से भेंट हो रही है। लंबे समय के बाद वो कह रहे हैं भेंट हो रही है, तो सरदार जी जिम्मेदारी बड़ी है आपके ऊपर। भाई, आप अब जीत करके आए हैं तो हमें तो बधाई देनी थी। अब पहले एडवांस में बधाई देते, फिर अभी आपने शेर पढ़ा कि ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बाद में पता नहीं क्या हो जाए। तो मैं वहीं से शुरू करता हूं। आपके लिए पहले तो जीत की बधाई है। आपकी मेहनत रंग लाई और खूब ईडी चिट्ठी का जोर लगी गया। का जोर? तो आपको बधाई। लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। आपकी जीत की बधाई मैं इस रूप में दूंगा कि लोग हारे क्यों। वाह। मेनली तो उत्तर प्रदेश में सपा हारी है, तो मैं वहीं से शुरू होता हूं। जाट गुजर ओबीसी सबको मिलाया साथ। जाट गुजर ओबीसी सबको मिलाया साथ। एम.वाई योजना में कोई खोट रह गया। एम.वाई मुस्लिम यादव। एम.वाई योजना में कोई खोट रह गया और सत्ता से पहले ही घमंड सर पे चढ़ा तो। सत्ता से पहले ही घमंड सर पे चढ़ा तो यही होगा अंजाम, रावण भी कह गया। वाह वाह वाह। वैसे बीच में डिस्टर्ब कर दूं आपको? नहीं सर, मेरी पूरी हो जान दो। अब जीत की इतनी बड़ी सेलिब्रेशन भी मत करो। कि जयंत राजभर स्वामी और सैनी से किया। जयंत राजभर स्वामी सैनी से किया। कागजी गठबंधन था, कागजों पे ही रह गया।
अब समर्थन मुझे ज्यादा चाहिए। कागजों पे रह गया और किला तो बना था पर ताश के पत्तों का था। किला तो बना था पर ताश के पत्तों का था, लाभार्थी योजना से भड़बड़ा के रह गया। तो सर ये जो दुम चल रहा है इसमें दो बातें हैं, ये आपके लिए व्यंग भी है और उनके लिए भी है। सुने के घर बैठे ये लगे रहे ना विपक्षी, रोजगार कहाँ है, शिक्षा कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। तो घर बैठे रोटी मिलती है तो रोजगार क्या मुद्दा। भाई रोजगार काहे के लिए मांगता आदमी, तो घर बैठे वो मिलता है ना राशन। घर बैठे रोटी मिलती है तो रोजगार क्या मुद्दा, और फोन और कंप्यूटर ले लेंगे अब इंटर करके दद्दा। जो आपने कहा ना, उनसे जानते हैं कौन कह गया था? उस सपने में भगवान दिखे थे ना। अब क्या बताए कि वो कहे कि कृष्ण जी दिखे हैं, और कृष्ण जी क्या बताते हैं? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो वो बताए नहीं पूरी बात। नहीं, कृष्ण जी ये बताते हैं और कर्मण्डे वा अधिकारस्ते मां फले सुखदाचना। नहीं, आपको भी बताएं क्या हुआ था। गलती जो उस समय कौरवों के समय में दुर्योधन ने की थी, वही गलती अखिलेश जी से हो गई। भगवान कृष्ण गए थे दुर्योधन के पास भी और कहे थे भाई दो विकल्प हैं, एक तरफ मैं अकेला रहूंगा और शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी तरफ मेरी पूरी यादवी सेना रहेगी। दुर्योधन ने कहा मैं सेना लूंगा। सेना उन्होंने ले ली, भगवान हमारी तरफ थे, क्योंकि हम क्या कह रहे थे कि अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, मथुरा भी सजा देंगे, तो भगवान हमारी तरफ थे। वैसे एक लाइन और मैं आप लाइटर नोट पे बोल दूं, बहुत गंभीर नहीं है। बहुत दिनों चला था ना यूपी में काबा, अब तो दिख गवा ना कि काबा। तो काबा स्थिति ये थी कि हाथी तो गिराए बा और पंजा बिखराए बा और बबुआ बौखलाए बा और बाबा का भौकाल बा। जो आपने कही ना हाथी तो गिराए हुआ, एक दो पंक्तियां मैं भी आपको बता रहा हूं आपकी जीत में शामिल होने के लिए। हाथी ने अपना प्राण दान दे दिया। हाथी ने अपना प्राण दान दे दिया, भाजपा को पूरा सम्मान दे दिया, और यूपी की जनता ये याद रखेगी कि बसपा ने अपना बलिदान दे दिया। बलि का हाथी, तो बलि का तो बकरा होता है। इस पर जो इन्होंने बात कही, इस पे एक संस्कृत का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। इन्होंने अच्छी बात कही कि बलि का बकरा ही क्यों होता है। वो श्लोक ये है कि अश्वम नैवम गजम नैवम, यानी घोड़े की बलि बहुत रेयर केस में दी जाती, नहीं दी जाती। हाथी की बलि कभी नहीं दी जाती। व्याघ्रम नैवम नैवचा, कभी शेर की बलि दी ही नहीं जाती है। अश्वम नैवम गजम नैवम व्याघ्रम नैवम नैवचा अजह पुत्रा, अजह कहते हैं बकरे को, अजह पुत्रा बलिम दद्यात दैवो दुर्बल घात का। दैवो दुर्बल घात का तो सुना होगा ना, पूरा श्लोक नहीं सुना होगा। दुर्बल की बलि दी जाती है। इसलिए शक्ति अर्जित करना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से शक्ति तो सर आपने बहुत बढ़िया अर्जित की, अभी हमने देखा भी खूब सारी शक्ति अर्जित हो रही है। हाँ, उत्तराखंड में भी बहुत अद्भुत स्थिति बनी आपकी। एक कविता पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि उत्तराखंड में बीजेपी ने तो लठ धर दिया, लेकिन जो जीता वही सिकंदर का, जो हारा वही सिकंदर कर दिया। फिर प्रश्न है, अगर हारे हुए का ही नेतृत्व देने का संकल्प पूरा है, फिर हारी तो कांग्रेस भी है, फिर उन्हें सरकार बनाने देने का आइडिया कौन सा बुरा है? आइडिया कौन सा बुरा? अच्छा, मुझे पता है आप क्या कहेंगे। अब आप कहेंगे कि जनादेश मिला है, अब आप कहेंगे कि जनादेश मिला है, प्रदेश में कमल का फूल खिला है,
पर आपने जनादेश के खेत में अपनी पसंद का पौधा रोप दिया, जनता ने जिसे नकारा उसी का नेतृत्व उन पर थोप दिया। उसी का नेतृत्व उन पर थोप दिया। अगर जनता उनका नेतृत्व चाहती तो चुनाव में उनको जिताती, किंतु यह निर्णय तो पार्टी का संख्या बल के आधार पर रहा है। धामी जी के सीएम बनने में जनादेश का सम्मान कहां है? दो लाइनें हैं। जनादेश का सम्मान कहां है? जीत का जश्न तो आप मना रहे हैं, किंतु हारे हुओं को जीते हुओं की कैटेगरी में ला रहे हैं। आपके हिसाब से आपने जो किया वो सही है, परंतु इसका मतलब यह है कि उत्तराखंड में धामी जी के अलावा मुख्यमंत्री बनने का कोई चेहरा और नहीं है। लोकतंत्र में, अब सीरियस एक बात कहता हूं सर, लोकतंत्र में तो जनता अपने पसंद का नेता चुनती है, सरकार अपने हिसाब से बुनती है, पर यहां तो आपने भी अद्भुत उदाहरण पेश किया है। हारे हुए को कुर्सी देने का अब जस्टिफिकेशन क्या है? आपने जो उदाहरण दिया है शायद 10 महीने पहले की ही बात भूल गया है। धामी तो याद है, दीदी नहीं याद है का? तो जबकि धामी तो युवा नेता हैं, अभी पहली बार आए हैं, दीदी तो इतनी पुरानी है। फिर भी कारण यह है कि अगर किसी कैप्टन के नेतृत्व में हम मैच खेलते हैं और कैप्टन कम रन पे आउट हो गया तो इसका अर्थ यह नहीं होता है कि कैप्टन की कैप्टनसी के ऊपर सवाल है। हाँ, यदि धामी जी मुख्यमंत्री नहीं होते पहले और तब वो हारे हुए व्यक्ति को हम देते तो ये बात आती कि जनता ने नकारा, परंतु उनके नेतृत्व में तो पार्टी को स्वीकारा। उस जगह पे कुछ परिस्थिति ऐसी थी जैसा ममता दीदी के साथ भी हुआ था, तो इसमें कोई वैसी गंभीर बात नहीं है। ईमानदारी से पार्टी ने यह विश्वास दिया कि यदि कोई अपने क्षेत्र की चिंता किए बगैर भी पूरे प्रदेश के लिए सतत संघर्षशील रहेगा तो वो उसको उसका पारितोषिक मिलेगा। इसमें मैं एक सीरियस बात भी बताना चाहता हूँ। योगी जी जब मुख्यमंत्री बने 2017 में, तो दूसरे दिन ही बिजली विभाग के अधिकारी आए उनके पास, कहा सर ये एक फाइल है साइन करने के लिए। तो उनसे पूछा गया ये किस बात की फाइल? सर वो गोरखपुर को 24 घंटे बिजली सप्लाई करने के लिए। तो उन्होंने कहा ये किस नियम के तहत? कहा सर वो होता है, वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हमेशा से होता आया है, सीएम कॉन्स्टिट्यूएंसी में 24 घंटे बिजली सप्लाई। तो योगी जी ने कहा मैं गोरखपुर का मुख्यमंत्री नहीं हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश का हूँ। जिस दिन आप पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में 24 घंटे बिजली सप्लाई की योजना बना लीजिएगा, उस दिन फाइल लेके आइएगा और 2-2.5 महीने के बाद उसी बिजली विभाग के कर्मचारी, उस अधिकारी वो योजना बना के लाए कि यूपी में सारे जिलों में 24 घंटे बिजली सप्लाई होगी। तब उन्होंने फाइल साइन किया और 24 घंटे बिजली सप्लाई हुई। यह सोच में अंतर है। सुधांशु जी, आपको प्रणाम करता हूँ, आपके ज्ञान को प्रणाम करता हूँ, आप बड़े विद्वान नेता हैं। मैं आपको इतना पसंद करता हूँ जैसे केजरीवाल को कुमार विश्वास। कुछ वन लाइनर सुनाता हूँ कि मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया से 29 एंटिक्स की भारत वापसी करवाई है, बड़ी अच्छी बात है। अब समय आ गया है कि वे इटली की धरोहर भी वापस कर दें। अच्छा है। नितिन गडकरी जी ने कहा कि 2024 से पहले भारत की सड़कें अमेरिका जैसी होंगी। वो तो शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि जो बाइडेन के गालों जैसी होंगी। राजनीति में ऐसा कहने की परंपरा है। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि उड़ने वाली बसें चलाएंगे। बसें तो नहीं चला पाए लेकिन साइकिल जरूर उड़ा के दिखा दी। ये विनीत पांडे के बेटे को मैं लखनऊ म्यूजियम घुमाने ले गया तो वह जिद करने लगा, रोने लगा कि मुझे कांग्रेसी विधायक दिखाओ। फिर मैंने उसको बसपा विधायक दिखाकर शांत किया। वो लड़का देखने लड़की वाले गए
तो पूछा कि लड़का क्या करता है? वो बोले जी बर्तन बेचता है। तो बोले किस बाजार में दुकान है? वो बोले दुकान वुकान ना है, घर के ही बेचता है। इस घटना का पंच अब सुनो, इस घटना का कांग्रेस से कोई संबंध नहीं। एक कांग्रेस विधायक ने ट्वीट किया कि 2023 में कहो दिल से कांग्रेस फिर से, कहो दिल से कांग्रेस फिर से। मैंने पूछा उत्तर प्रदेश में क्या फेफड़ों से कहा था? कांग्रेस के एक विधायक ने बसपा के 2 विधायकों को कहा कि यार हम तो बस में बैठकर रिजॉर्ट जाने लायक भी नहीं रहे। तो बसपा विधायक ने उनको एक शेर सुनाया, दादा स्वागत है। कि तेरा हाथ मेरे हाथी के जख्म सीकर जाएगा। अरे वाह। तेरा हाथ मेरे हाथी के जख्म सीकर जाएगा, निमंत्रण शपथ का कोई हमें भी देकर जाएगा। निमंत्रण शपथ का कोई हमें भी देकर जाएगा। चिंता ना कर, किस्मत पे भरोसा रख, हाँ। आएगा कोई शाह हमें लेकर जाएगा। ये बहुत बदमाश है भाई साहब। जी देखिए, जो इन्होंने कहा वो तो अब दिन लद गए। अच्छा, अब लद देखिए गए। हर जगह स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। हाँ, अब तो किसी- शाह जी ने जो दिखाया है ना, वो तो जब जरूरत थी, हम लोगों की तरफ एक लखनऊ में कहावत होती है, आप लोगों ने सुना हो चाहे, अमा मियाँ वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खां फाख्ते उड़ाया करते। फाख्ता उड़ाते थे। तो इसलिए अब देखिए जनता जिसको दे रही है, चाहे हमारे पक्ष में दे रही है या विपक्ष में भी दिया है, जिसको दिया है जम के दिया है। लेकिन सर वो विधायक जो रिजॉर्ट में इंतजार कर रहे हैं उनका क्या जाने होगा? का मजाक है। सर आपने कहा बहुमत सब तरफ से मिल रहा है, तो एक मत मेरा भी। हाँ। इसलिए चाहिए कि सत्ता सुंदरी के सपनों में खोए थे जो उन्हें, सत्ता सुंदरी के सपनों में खोए थे जो उन्हें, सुंदरी की साड़ी छोड़ो पल्लू भी नहीं मिला। सत्ता सुंदरी के सपनों में खोए थे जो उन्हें, सुंदरी की साड़ी छोड़ो पल्लू भी नहीं मिला। और 2014 से ही टेढ़ा टेढ़ा घूमता है। 2014 से ही टेढ़ा टेढ़ा घूमता है, सीधा हो जाए जो ऐसा उल्लू भी नहीं मिला। सीधा हो जाए जो ऐसा उल्लू भी नहीं मिला। और यूपी छोड़ने की धमकी देते रहते थे उन्हें, यूपी छोड़ने की धमकी देते रहते थे उन्हें, डूबने को पानी एक चुल्लू भी नहीं मिला। डूबने को पानी एक चुल्लू भी नहीं मिला। और बाबाजी ने फिर से बना ली सरकार, और बाबाजी ने फिर से बना ली सरकार, और बाकियों को बाबाजी का ठुल्लू भी नहीं। जो इन्होंने कहा इस पे जो बचाने की बात था ना कि क्या किया, तो मुझे याद आता है कि जब 77 में सरकार चली गई थी, 80 से अपने को याद है थोड़ा, तो जब वापस कांग्रेस आने की तैयारी करती थी या प्रयास करती थी, तो नारा क्या था? इंदिरा लाओ देश बचाओ। तब था कि देश तक। 98 में जब सोनिया गांधी जी आई तो नारा क्या था आपको याद होगा? सोनिया लाओ कांग्रेस बचाओ। अब देश तो गया, कांग्रेस बचा लो। अब उसके बाद आप प्रियंका जी जब आई तो क्या नारा हो गया? प्रियंका लाओ अमेठी रायबरेली बचाओ। ठीक, अब पार्टी भी गई, पहले परिवार बचा लो। अब तो ये नहीं समझ में आ रहा है का लाओ और का बचाओ। अब वो सबसे मुश्किल राउंड जिसमें आपको बोलने से रोकना है मुझे। यस नो में इस कैमरे पे सिर्फ ये? आपको, हाँ ये कैमरा आपको दिखाना। पहला सवाल, अच्छा सवाल भी वो हैं जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। पहला सवाल ये कि देश की राजनीति में अरविंद केजरीवाल अब राहुल गांधी से बड़े नेता हैं? उन्नीस 1990 में कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए वीपी सिंह की सरकार भी बराबर की जिम्मेदार है। क्यों?
रीजन है उसका भी आपको आधार बताता हूं। वीपी सिंह सरकार कब आई? 4 दिसंबर 1989, और ये सारा घटनाक्रम हो गया 19 जनवरी, 42-43 दिन के बाद। एक संस्कृत में कहावत होती है, काकतालीय न्याय। इसका मतलब होता है कोई पेड़ जो था अंदर से खोखला हो गया था, दीमक ने खोखला कर दिया था, अचानक एक पक्षी आके बैठा और पेड़ भरभरा गिर गया। कहीं पक्षी आया, गिरा दिया। 42 साल से जो किया जा रहा था वो, उसका सारा दोष 42 दिन पे। मैंने एक घटना भी पार्लियामेंट में ही बोली है, बहुत से लोगों को 89 में जज की हत्या, 88 में टीकालाल टपलू की हत्या, 86 वो सब तो छोड़िए, 83 का वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद वेस्ट इंडीज की टीम भारत आई थी। एक वनडे इंटरनेशनल श्रीनगर में भी हुआ था 13 अक्टूबर 1983 को। भारत वेस्ट इंडीज के मैच में इंडिया की टीम का मुर्दाबाद नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और मैच अबेंडन कर देना पड़ा। सुनील गावस्कर ने अपनी किताब रन्स एंड रूल्स में लिखा, मैं समझ ही नहीं पाया कि भारत और वेस्ट इंडीज के मैच में पाकिस्तान जिंदाबाद का क्या तर्क है। जहर उस समय तो शुरू हुआ, उस समय तो राजीव गांधी नहीं, इंदिरा जी की सरकार थी, और वहां भी फारूक अब्दुल्ला प्लस कांग्रेस की सरकार थी। तो आप ये कहें कि 42 साल हमने खोखला किया और उसके बाद पक्षी आके बैठा और गिर गया, तो यह काकतालीय न्याय है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि उस समय भी आप विपक्षी सवाल पूछ रहे थे, मैं अगला सवाल पूछूंगा। यूपी में बीजेपी को गाली देकर चुनाव लड़ने वाले नेताओं को एनडीए में शामिल नहीं करना चाहिए। गाली का अर्थ क्या है? गाली का अर्थ क्या है? गाली को डिफाइन कर दीजिए। जैसे राजभर जी, वो तो बोल चुके थे कि सपा को वोट देने का मतलब है कि जो अपनी बहन बेटी की इज्जत से प्यार न करता हो सपा को वोट दे। मतलब जो हर तरफ गाली देते हैं ना उनको ले लो। ना हमारे लिए गाली कब दिया? देखिए अंतर है। जैसे अजीत सिंह जी ने कहा था कि जिस गाड़ी पे लगा हो सपा का झंडा, समझ लेना उसमें बैठा है कोई गुंडा। ठीक, ये अजीत सिंह जी के वर्ड थे, वो वीडियो भी वायरल। मगर मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूं कि जब उन्होंने तो ये बात कह दी, राजभर जी ने हमारे लिए क्या कहा? सिर्फ यही कहा ना, इनको हरा देंगे, इनको दिखा देंगे, इन्होंने ये नहीं किया। तो गाली तो उनको दी थी ना, हमारी तो आलोचना की थी। आलोचना का हम स्वागत करते हैं। यानी राजभर जी का स्वागत है। खैर, दुनिया भर में महात्मा गांधी को पहचान 1982 में गांधी फिल्म की रिलीज होने के बाद मिली। नहीं, ये बात प्रधानमंत्री जी का कहने का भाव नहीं था। उन्होंने कहा कि 83 में बनी थी रिचर्ड एटनबरो की फिल्म। 83 से पहले किसी भारतीय ने फिल्म क्यों नहीं बनाई महात्मा गांधी? सवाल यह था। तो दुनिया को पता लगता, दुनिया महात्मा गांधी को पहले भी जानती थी, पर कोई भारतीय फिल्म नहीं बनाएगा कि विदेशी आके फिल्म बनाएगा, ये उनके कहने का भाव था। एशिया कप में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहिए। ये निर्णय तो बीसीसीआई करता है। ये सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं, आपने कह दिया, ठीक है। यूपी चुनाव में अगर बीजेपी का चुनाव चिन्ह बुलडोजर होता तो बीजेपी 350 सीट जीतती। यहाँ हमारा कहना है कि बहुत से ऐसे कार्य हैं, जैसे यूपी में बुलडोजर की जरूरत थी, बुलडोजर चला है। अब कश्मीर में जानते क्या चलेगा? वहां आतंकवाद को हमने समाप्त किया है। वो आतंकवादी कोने आतर में जाके घुस गए हैं, कायराना हरकतें कर रहे हैं। तो यूपी में चला था बुलडोजर, वहां चलेगा वैक्यूम क्लीनर। तो कमल ही रहेगा, पर जहां जैसी जरूरत होगी वहां वैसी कार्रवाई होती रहेगी। चलिए सिद्धार्थ जी, आपकी बारी। अब मेरा नंबर है और मैं बस कुछ कहना चाहता हूं आपसे। पीएफ पे घाटा, प्याज सा रुला रहा है। आपने आते ही सबसे पहला काम ये किया कि अभी चुनाव खत्म होते ही कि पीएफ पर ब्याज घटा दिया। कि पीएफ पे घाटा, प्याज सा रुला रहा है, कर्मचारियों को और कितना सड़ाओगे? हाँ, और जीत का है ये खेल कि जनता का निकले तेल का भाव अब जरूर तुम बढ़ाओगे। कि भाजपा तो जनता के बूते पे लड़ी चुनाव,
भाजपा तो अभी लड़ाई को आप कलात्मक रूप से लेना इसमें, भाजपा तो जनता के बूते पे लड़ी चुनाव, जनता को महंगाई से कब तक लड़ाओगे? जनता को महंगाई से कब तक लड़ाओगे? और गुंडों पे चलता था तब तक तो ठीक था, गुंडों पे चलता था तब तक तो ठीक था, किंतु आम आदमी पे अब बुलडोजर चलाओगे। वाह, क्या अब बात इसका भी उत्तर दे दें। देखिए, जो आपने बात कही, पहली बात बहुत क्लियर सबके ध्यान में रहनी चाहिए। पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस थे वो डीरेगुलेशन होने का डिसीजन 95 में हो गया था, और पेट्रोल अक्टूबर 2010 और डीजल अक्टूबर 2014 के बाद डीरेगुलाइज हो गया। यानी अब सरकार के पास उसको नियंत्रण करने, जैसे लोग कहते हैं ना 2014 से पहले आप कहते थे, तो सरकार के पास पावर थी, आज आपके पास कोई पावर नहीं रोकने की, केवल अपना टैक्स आप घटा दें, बस इतना कर सकते हैं जो आप टैक्स ले रहे हैं। इसके अलावा पहले सरकार कंट्रोल कर सकती थी। अब चुनाव में क्यों रुक जाता है? अब बता रहे हैं, चुनाव में नहीं रुका। यही मैं आपको बात बता रहा हूं, जिन लोगों को गलतफहमी है। आप जाके देखिए, आज से करीब 6 महीने पहले जब पेट्रोलियम की क्राइसिस हुई, भारत ने अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व खोला था, और पूरी दुनिया में पेट्रोलियम क्राइसिस आई थी। अमेरिका ने जाके व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज चेक कर लीजिएगा, 21 नवंबर 2021 को अपना पेट्रोलियम रिजर्व खोला है, क्योंकि उसने कहा है महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। रिजर्व खोला तो कुछ महीने के लिए स्थितियां नियंत्रण में आ गई, लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हो गई, आज 1 महीना हो गया है, यूरोप में भी ऑयल सप्लाई की प्रॉब्लम आ गई है, अब दुनिया में उसका इंपैक्ट दिखाई पड़ने लगा, तो फिर प्राइसेस वो होने लगे। चूंकि अब पूरी तरीके से ये मार्केट से गवर्न है प्राइसेस। जैसे आज आप चारों को बुलाया, आज से 30 साल पहले जब दूरदर्शन था तो सरकार, केवल दूरदर्शन था, तो सरकार तय कर सकती थी कि प्रताप जी आएंगे या ये नहीं आएंगे, मगर आज तो नहीं तय कर सकती, तो आज आपके ऊपर है। तो अब आज ये कहना कि जी इनको क्यों बुला लिया, इनको ज्यादा समय क्यों दे दिया, इनको कम समय क्यों दे दिया, ये मार्केट के ऊपर है। इसलिए इस फैक्ट को भी समझने की जरूरत है। सर, इसमें महंगाई में हमें क्यों लपेट रहे हैं आप? मतलब आपकी कविता कटेगी तो वो मार्केट के ऊपर। नहीं, कविता की मार्केट वैल्यू अच्छी है इनकी कविता की। सर, थैंक यू। कल केजरीवाल जी ने कहा था कि मोदी जी को मुझसे डर लगता है। मैंने पूछा भूत हो क्या? मैंने मोदी जी को समझाया दादा कल ही कि कांग्रेस का तेल निकालने से, बात बताऊं, मेरा पंच फूटने दो ना। नहीं, तेरा पंच भी आ जाएगा पर मेरा पंच चला जाएगा। मैंने कहा ना कि तू भूत है क्या? मोदी जी भी भूतों को ही रगड़ते। तो मैंने मोदी जी को समझाया कि कांग्रेस का तेल निकालने से देश में तेल की कीमतें कम नहीं होंगी। सर, कुछ तस्वीरें आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हैं। उसमें एक पुरानी तस्वीर है जिसमें अपने 2 पूर्व मंत्री भाजपा के, वो सिलेंडर और पता नहीं क्या क्या लेके बैठे हैं, तो वो चल रही है। तो मैंने कुछ एक व्यंग की कविता है, भाई सुनना, भाई आनंद लेना। पकौड़े चल रहे थे हैं? उस समय वो स्कीम नहीं आई थी। बचपन में हमें ऐसे सीन समझ में नहीं आते थे। भाजपा वाले सिलेंडर का दाम 50 रुपए बढ़ने पर हंगामा क्यों मचाते थे? 50 रुपए बढ़ने पर हंगामा क्यों मचाते थे? अब तो सिलेंडर का दाम बढ़ना भी अपवाद की श्रेणी में आता है। और अगली पंक्ति संभालना दोस्तों, अब तो सिलेंडर का दाम बढ़ना भी अपवाद की श्रेणी में आता है, और ईपीएफ का ब्याज दर घटना भी राष्ट्रवाद की श्रेणी में आता है। राष्ट्रवाद की श्रेणी में आता है। अच्छा, भाजपा के मन में विकास का सपना तो शुरू से ही पल रहा था। और एक सवाल आपसे है मेरा, भाजपा के मन में विकास का सपना तो शुरू से ही पल रहा था, पता नहीं ये पीएसयूज बिकने से पहले देश कैसे चल रहा था?
ये पीएसयू बिकने से पहले देश कैसे चल रहा था? अच्छा, अब तो आपका आभार व्यक्त करने का समय आया है, क्योंकि आपने देश को हंगर रैंक में 101, फ्रीडम रैंक में 119 और हैप्पीनेस रैंक में 136वें स्थान तक पहुंचाया है। और आपका विशेष धन्यवाद, क्योंकि आपने देश के विकास के लिए अद्भुत आइडिया क्रियान्वित किया है। बुजुर्गों द्वारा अपनी पेंशन से ली जाने वाली रेलवे टिकट का डिस्काउंट खत्म कर दिया है। और चर्चा, अरे हाँ, एक बात मैं अभी अब बढ़ूंगा, मुझे एक बात ध्यान आ रही है। अभी से 6 महीने पहले आपकी दाढ़ी मुझे सफेद थी, अभी अचानक ये काली कैसे हो रही है? तब मुझे रेलवे में डिस्काउंट मिलता था। अब जब बुजुर्गी का डिस्काउंट नहीं तो बूढ़ा रहने का फायदा। तो बुजुर्गों द्वारा अपनी पेंशन से ली जाने वाली रेलवे टिकट का डिस्काउंट खत्म कर दिया है। और चर्चा एक फिल्म की हो रही है, मनपसंद टॉपिक जिसका आधार है, और आईपीएल शुरू होने वाला है। 2 महीने तक एहसास नहीं होगा कि देश में कितने बेरोजगार हैं। और व्यंग की एक पंक्ति दे रहा हूं, कुछ साल पहले की कोई स्टेटमेंट आपके याद आ जाए तो बताइएगा कि और डेवलपमेंट तो लोगों को अब नजर आएगा जब भाजपा के नेतृत्व में अगले 3 महीने में रुपया और डॉलर एक बराबर हो जाएगा। एक बराबर हो जाएगा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, मार्केट ही पेट्रोल का रेट तय करता है, बाजार ही तय करता है। इसीलिए अब आपसे तो क्या कहीं, ईश्वर से कहीं कहना पड़ेगा, रुपया और डॉलर एक बराबर हो जाएगा। ईश्वर से यही कामना है कि देश में इलेक्शन होते रहें ताकि बाजार भी पेट्रोल के दाम बढ़ने से रोके रहे। देखिए, फिर एक फैक्ट बता देता हूं। जब हम लोगों ने 10 रुपए तक दाम कम किए थे राज्य सरकारों ने, तो मध्य प्रदेश में तो चुनाव नहीं था, फिर भी कम किए थे। हरियाणा में चुनाव नहीं था, फिर भी कम किए थे। पर जो आरोप लगाते हैं उनके राज्य सरकारों ने कम किए थे क्या? क्योंकि अब एक ही रास्ता है कि आप अपना टैक्स कम कर दें। दूसरा, जो हंगर इंडेक्स का बड़ा मजेदार बात है भाई, आप कभी सोचिएगा कि यूरोप के कोने में बैठी हुई एक संस्था 2020-21 का उसने हंगर इंडेक्स जारी किया है, जब सारी फ्लाइटों पे रोक थी। भारत के गांवों में जाने के लिए एक तरफ आप कहते हैं साहब पैदल पैदल लोग जा रहे थे, जाने का रास्ता नहीं था। भाई तू गया कब, कहां जाके तूने सर्वे किया, कौन सी रिपोर्ट, कौन सी स्टैटिस्टिक्स? ट्रेन बंद, रोड बंद, फ्लाइट बंद, और तुमने बैठ के एक हंगर इंडेक्स बना दी। जबकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड ग्रेन का प्रोग्राम अभी तक की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में कि 80 करोड़ लोगों को बाकायदा डिलीवर हुआ है लास्ट एंड तक जाके, और कोई भी इस बात को चेक कर सकता। और आपने तो कहा कि चुनाव में भी उसका लाभ मिला, अनाज मिला, वो तो अलग है। आयुष्मान भारत में सबको 5 लाख रुपए तक का इलाज भी मिला है। पहले मुफ्त सिलेंडर मिलता था, नहीं मिला है, नहीं मिलता था, अब जाके मिला है। तो अगर आप देखें तो हमने आने के बाद बैंक के खाता धारकों में खाता खुलवाकर उन लोगों को जिनको कुछ नहीं मिला था, तो जो अंत्योदय की कल्पना थी, जो एक कविता की पंक्ति है कि देखो उन निराश नयनों को जिनके आंसू सूखे हैं, उस प्रलय दशा को देखो जो चिरवंचित भूखे हैं। आप एक काम करो, ये फ्री राशन वाला थैला उस हंगर इंडेक्स का जो जिसने सर्वे किया है उस कंपनी को एक अरे सर, मैं बताता हूँ, ये वैसे ही महंगे डीजल से दुखी हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, सरकार ने ये कदम जानबूझ के उठाया है। अच्छा। पूछो कैसे? पूछो, तीनों पूछो। कैसे? मोदी जी ने जानबूझ के इसलिए किया, कहीं अखिलेश यादव तेल छिड़क के अपनी साइकिल में आग ना लगाना। कि अखिलेश यादव और आजम खान ने अपनी अपनी लोकसभा सीट छोड़ दी है। सुना है अब दोनों मिलकर बुलडोजर किराए पर देने का बिजनेस करेंगे।
दिल्ली से जाना चाहिए। अच्छा, चुनाव से पहले जो कविता जया बच्चन जी ने अखिलेश की तारीफ में सुनाई थी ना, अखिलेश में अकल, चुनाव से पहले जो कविता जया बच्चन ने अखिलेश यादव की तारीफ में सुनाई थी, उस कविता को यूक्रेन वाले जेलेंस्की मांग रहे हैं। बोले पुतिन को सुनाकर हथियार डलवाऊंगा। वाह 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 वाह। जया बच्चन ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि योगी जी को सत्ता में लाने वाले लोगों का स्टैंडर्ड क्या है। कभी कभी जया जी रेखा के पार चली जाती हैं। आपने पहले ही कह रखा बदमाश। परसों यहाँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी का एक नेता गंदे नाले में कूद गया, अच्छा, तो मैं वहीं खड़ा था। तो मैंने उससे पूछा, बाहर आ जा, ये नाला इससे ज्यादा गंदा नहीं होगा। भगवंत मान ने पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए बड़े कदम उठाने का निर्णय किया है। क्या वेट कर रहे हो, यही चुटकुला था। जी बताइए। इसके ऊपर मुझे वो लाइन याद आ जाती है, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई है, और जिधर बेखुदी में कदम लड़खड़ाएं वही राह मुझको दिखाई गई है। उन्होंने भगवंत मान ने शिष्टाचार भेंट के लिए कल गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से समय मांगा सर। पता चला है कि उन्हें 8 PM का समय दिया गया है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा हैं, मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा आ गए, तो भगवंत मान सोच रहे हैं कि पंजाब में बैगपाइपर बाबा लॉन्च करूं। सुनिएगा सर, एक छंद सुनाइएगा एक जंत। एक ऐसा हमें नहीं सुनाएगा। किसानों को खुश किया फिर भी निराश हैं वे, किसानों को खुश किया, वही वाले जो आंदोलन कर रहे थे, किसानों को खुश किया फिर भी निराश हैं वे, नौजवानों को जगाया रोजगारहीन है। आहा, बहुत बढ़िया। किसानों को खुश किया फिर भी निराश हैं वे, नौजवानों को जगाया रोजगारहीन है। कोरोना से लड़े पर वह खूब ही बढ़ा था, कोरोना से लड़े पर वह खूब ही बढ़ा था, नारी को बढ़ाया किंतु वह दीनहीन है, नारी को बढ़ाया किंतु वह दीनहीन है। तो दोषी तो पकड़ लिए, खूब आपने गुंडे भर दिए जेलों में, कि दोषी तो पकड़ लिए तो बढ़े क्यों बलात्कार, दोषी तो पकड़ लिए बढ़े क्यों बलात्कार, न्याय मिला राम जी को प्रजा गमगीन है, दोषी तो पकड़ लिए बढ़े क्यों बलात्कार, न्याय मिला राम जी को प्रजा गमगीन है। और मिला उज्ज्वला का लाभ लिया मजदूर, मिला उज्ज्वला का लाभ लिया मजदूर, उसने गैस भरवाई बिकी उसकी जमीन है। एक और सुन लीजिएगा, एक और सुन लीजिएगा। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं, हालांकि पता चला कि 2 महीने और लेट हो गए, उसमें भी सुन लीजिएगा कि हाथी को पछाड़ दिया, हाथ को उखाड़ दिया। अच्छा, हाथी को पछाड़ दिया, हाथ को उखाड़ दिया, पहिए निकाल लिए भले साइकिल से। हाथी को पछाड़ दिया, हाथ को उखाड़ दिया, पहिए निकाल लिए भले साइकिल से। और देश भर से मिला है मोदी जी को प्यार ऐसा कि जितने विरोधी थे मसल दिए तिल से, जितने विरोधी थे मसल दिए तिल से। तो दिल्ली के ये वोटर भी, दिल्ली के ये वोटर भी सपोर्टर हैं मोदी जी के, दिल्ली के ये वोटर भी सपोर्टर हैं मोदी जी के, चाहते हैं मोदी जी को जान सेवा दिल से, चाहते हैं मोदी जी को जान सेवा दिल से। तो झाड़ू से तो एक बार जीत भी जाओगे, पर कैसे जीतोगे बताओ बिजली के बिल से। देखिए, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जो किसान जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे, पहले तो आपने कहा जाता था 1 साल तक रहे, आपने कोई ऐसा किसान देखा है जो 1 साल तक न बुआई करने गया,
न जुताई करने गया, न कटाई करने गया। तो हकीकत ये था कि आंदोलनकारी उधर थे, किसान हमारी तरफ थे। और ज़मीन, नाम किसी का नहीं लूँगा क्योंकि खामखा में नाम क्यों लेना, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े किसान नेता माने जाते थे। अब मीडिया में खबर आई कि उनके गांव में उनके समर्थक कैंडिडेट को कम वोट मिला और भाजपा को ज़्यादा वोट मिला। जितने लोग उनके यहाँ बैठकी करते रहते थे उतने वोट भी गांव में नहीं मिले। और पंजाब में जो सबसे बड़े नेता थे उनकी जमानत जब्त हो गई। तो आपने जो अच्छी बात कही, ज़मीन किसकी खिसकी है, ये आसानी से देखा जा सकता है। एक आम आदमी पार्टी की एक बात निकाली, जैसे दिल्ली का देखा रिजल्ट हमने, पंजाब का देखा रिजल्ट हमने, कि यूपी में साफ हुई, पंजाब में किया है साफ। वाह, यूपी में खुद साफ होगी। यूपी में साफ हुई, पंजाब में किया है साफ। युक्त उखड़ने की या उखाड़ू ही लगाती है। युक्त उखड़ने की या उखाड़ू ही लगाती है। और क्या क्या बोलना है और क्या फ्री में देना है, प्रचार में आइडिया ये जुगाड़ू ही लगाती है। दुकान देखो। हाँ, दुकान तो देख। दुकान हाँ, या तो सीधे सत्ता में ही या जमानत जब्त होती, या तो सीधे सत्ता में ही या जमानत जब्त होती। लक्ष्य पे निशाना भी तो फाड़ू ही लगाती है। और एक बढ़िया बात आ रही है, समर्थन करना। लक्ष्य पे निशाना तो ये फाड़ू ही लगाती है। और खुद पे लगाए या विरोधी पार्टी पे, आप जब लगाती है तो झाड़ू ही लगाती है। बहुत बढ़िया था। रुक जा, अभी एक पन्ना और है। कि सर अब एक बात हो गई है, वो भी ले आए। किसको लाए? बज्जी को। हैं? तो अब तो कंपटीशन हो गया ये, कि तुमने सदा बाउंसर फेंकी, भाजपा बाउंसर फेंकती, कि तुमने सदा बाउंसर फेंकी, उस पर भी था तुर्रा। तुमने सदा बाउंसर फेंकी, उस पर भी था तुर्रा। और वो भज्जी को लेकर आए, अब जो फेंकेगा सुर्रा। देखो, दो कविताएं मैंने पढ़ी जो थोड़ा सा तली हुई थी। ये बिल्कुल हास्य की है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना, इसमें कोई सीरियस बात नहीं है, आनंद से सुनना। मैं तो इस बात से पहले ही फ्री था। एक बात तो तय हो गई कि चुनावों में जीतना किस्मत से ज्यादा कला है, क्योंकि मुद्दों से ज्यादा बुलडोजर ही चला है। मुद्दों से ज्यादा बुलडोजर ही चला है। और ये बुलडोजर का जादू सबके दिलो दिमाग पर छा चुका है। शायद इसीलिए यूपी में बुलडोजर बाबा के बाद एमपी में बुलडोजर मामा का नया संस्करण आ चुका है। और समर्थन वाली पंक्ति अब देता हूं, नया संस्करण आ चुका है। वैसे चुनावों में बुलडोजर का प्रयोग बड़ा निराला है। तो ये बताइए, आगामी चुनावों में बुलडोजर ताऊ, बुलडोजर भाऊ, बुलडोजर अन्ना, क्या क्या आने वाला है? क्या क्या आने वाला है? पर क्या ये बुलडोजर सिर्फ विधानसभा चुनावों के लिए ही बना है या इसके केंद्रीय लेवल पर भी आने की संभावना है? पर इस चुनाव में बुलडोजर का होना बिल्कुल नहीं खला। और व्यंग की एक पंक्ति दे रहा हूं, संभालना। पर इस चुनाव में बुलडोजर का होना बिल्कुल नहीं खला। मुद्दों को ऐसे समतल किया कि बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था कहां दब गए पता ही नहीं चला। हाय हाय, क्या बात है। कहां दब गए पता ही नहीं चला। और ये मित्र मेरे अभी जो बात कह रहे थे, आप तो चुनाव जीत गए, आपका काम तो हो गया, आप तो चुनाव जीत गए, पर बुलडोजर के नए बिजनेस शुरू करवा दिए। और जो हुआ सो हुआ, पर प्रचार करके बुलडोजर के रेट और बढ़वा दिए।
महंगे मिल रहे हैं अब। बुलडोजर के रेट और बढ़वा दिए। अब हर चुनाव में बुलडोजर फ्रंट लाइन पे नजर आएगा। वैसे तो इसका काम मलबा उठाने का है, पर वोट बटोरने के लिए इसके प्रयोग का क्रेडिट भाजपा को ही जाएगा। भाजपा को ही जाएगा। बहुत अच्छे। नहीं, अब बताइए सर, ये बुलडोजर का इन्वेंशन कब हुआ बुलडोजर था का और- काम सिर्फ मलबा उठाना नहीं है। अभी तक बुलडोजर उठाता था, अब एक और काम कर रहा है। जितने खतरनाक जीव जंतु हैं सबको अपने बिल में वापस अंदर घुसेड़े दे रहा है। नहीं, कुछ वो चीजें आपने वो पंक्ति चला था ना हम लोग क्या चुनाव प्रचार के दौरान, आपने याद है ना वो कि बिलवा में घुस जाएला सब सांप बिच्छू गोजर और चलेला जब चाप के बाबा का बुलडोजर। वो सिर्फ उठाता नहीं है, अंदर ही पहुंचा। कल केजरीवाल जी ने कहा था कि मोदी जी को मुझसे डर लगता है। मैंने पूछा भूत हो क्या? मैंने मोदी जी को समझाया दादा कल ही कि कांग्रेस का तेल वैसे निकालने तुझे बात बताऊं, मेरा पंच फूटने दो ना। नहीं, तेरा पंच भी आ जाएगा पर मेरा पंच चला जाएगा। मैंने कहा ना कि तू भूत है क्या? मोदी जी भी भूतों को ही रगड़ते। तो मैंने मोदी जी को समझाया कि कांग्रेस का तेल निकालने से देश में तेल की कीमतें कम नहीं होंगी। अब कांग्रेस में तेल बचा कहाँ? बचा कहाँ? अब तो खुक्कस है बस। आप तो सर राज्यसभा में एमपी हैं, तो राज्यसभा में आजकल बढ़ती कीमतों पे बड़ा हंगामा हो रहा है। नहीं, तेने शायद क्यों लगाई है इसमें? हो सकता है उनको ये बात पता ना हो। सकता है उनको बताया ना गया हो। तो सर राज्यसभा में भी काफ़ी इस पे हंगामा चल रहा है। तो एक व्यंग मैं सुनाना चाहता हूँ कि जो महंगाई हमारे देश में बढ़ रही है, तो एक कवि का फर्ज होता है कि वो व्यंग अपनी कविता का धर्म भी निभाए। कि न्यूज़ चैनल पर एक खबर आई, न्यूज़ चैनल पर एक खबर आई कि एक महिला अपना 1 वर्ष का बच्चा केवल 100 रुपये में बेच आई। न्यूज़ चैनल पर खबर आई कि एक महिला अपना 1 वर्ष का बच्चा केवल 100 रुपये में बेच आई। नेताजी को हंसी आई, बोले कहाँ है महंगाई। नेताजी को हंसी आई, बोले कहाँ है महंगाई। अरे बेवकूफो, यह देश तुमको महंगा दिखता है जहाँ 1 वर्ष का बच्चा मात्र 100 रुपये में बिकता है। हाय, 1 वर्ष का बच्चा। भाई वाह, भाई वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये सन सुनिएगा कि जीते हैं प्रदेश 4, 1 में करारी हार। बढ़िया। जीते हैं प्रदेश 4, 1 में करारी हार। हार ना समझ लेना इस बंटाधार को। पंजाब में तो बंटाधारी हुआ है। जीते हैं प्रदेश 4, 1 में करारी हार। हार ना समझ लेना इस बंटाधार को, और जीत का करो प्रचार, हार पे करो विचार। हाँ, बहुत बढ़िया। जीत का करो प्रचार, हार पे करो विचार। काफी होता है इशारा ही समझदार को। काफी होता है इशारा ही समझदार को। और चुनावों से पहले कवियों से ले लेते सलाह। ये भी ठीक है। चुनावों से पहले कवियों से ले लेते सलाह। सौंप देते एक धारदार हथियार को। चुनावों से पहले कवियों से ले लेते सलाह, सौंप देते एक धारदार हथियार को। और आपकी पंजाब में भी बन जाती सरकार, आपकी पंजाब में भी बन जाती सरकार। लड़ाते चुनाव जो हमारे सरदार को। अच्छा काम करिए। आखिर में उन्होंने वो बात कही जहां वाकई आपको लपेटा तो गया। देखिए वहां पर नहीं, देखिए पंजाब हम आज तक कभी 21-22 सीटों से ज़्यादा लड़ते ही नहीं थे, क्योंकि हमने देश के हित को राजनीति से ऊपर रखकर सेक्रीफाइस किया। 26-27 साल वो गठबंधन निभाया, और इस बार भी हम 68 सीटों पर लड़े थे, आधी सीटों पे। जिस दिन हम पूरी सीटों पर लड़ेंगे पंजाब में, जब वो स्थिति आएगी, उस दिन आप देखिएगा कि पंजाब में भी वो बदलाव दिखेगा जो कहाँ दिखा है, उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व तक, यानी उत्तराखंड से मणिपुर तक, और गंगा जमुना के मैदान से गोमान तक, यानी गोवा तक। अच्छा सर, मैं एक चीज बीच में रह गई थी। वो जो फिल्म पे टैक्स फ्री करी है आपने, अब कह रहे जनता का फायदा होगा टैक्स फ्री करने से,
जो लोग नहीं देख रहे जा रहे उनके कम से कम वो टैक्स वाले पैसे अकाउंट में डायरेक्ट भेजेंगे कैसे, मतलब क्या? आज बढ़िया कर रहा है लड़का। वैसे इस फिल्म के ऊपर बड़ी मतलब थोड़ी कष्टकारक बात भी ये है कि इसमें भी लोग कहते नहीं ऐसा तो कुछ खास हुआ ही नहीं था, ये तो ज्यादा दिखाया जा रहा है। उन लोगों से पूछिए जिनके साथ वाकई ये गुजरा था, और अभी तो ज्यादा पुरानी बात नहीं, 32 साल पुरानी बात है, वो लोग जीवित हैं सब बाकायदा। तो उनके लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि बहुत जुदा है इस दर्द की कैफियत मेरी, बहुत जुदा है इस दर्द की कैफियत मेरी, इधर मेरे दर्द की इंतहा नहीं और तू कहता जख्म दिखता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधांशु जी, हमारे साथ यहाँ इस मंच को सम्मानित करने के लिए एक तरह से, क्योंकि मंच ने बहुत कोशिश की आपको लपेटने की और आप ही लपेटते हुए सबको जा रहे हैं। आखिर में कवियों के लिए भी एक कविता सुना दूं? हाँ चलिए, लपेट ही दीजिए आज। नहीं लपेटे नहीं, सीरियस देखिए, ये जो कवि शब्द है ना, आप लोगों को तो पता होगा, कवि का मतलब होता है क्रिएट करना, और ये ईश्वर के लिए सबसे पहले वेदों में आया है, बिकॉज उसने क्रिएट किया है। तो कवि के अंदर सृजनात्मकता की एक क्षमता होती है। ईश्वर ने ही सारा संसार क्रिएट किया ना, इसलिए उसे कहते हैं हृदय प्रतिष्ठा कवयो मनीषा, मतलब जो कहते हैं ना कि मन रूपी जो अव्यक्त बीज था उसको धारण किया। तो कवियों के लिए एक कविता है कि कवि का माथा ही है अंबर, कवि के पग से पाताल बना, कवि के अधरों की लाली से रंग रूप उषा का काल बना, कभी हंसा फूल हंस पड़े और हीरक हिम को भी हास मिला, पतझड़ के सूखे पत्तों पर मुस्काता सा मधुमास मिला, कभी रोया सावन घन उमड़े मरुकी चिर संचित प्यास बुझी, रिमझिम आंसू की बूंदों में करुणा को भी आवास मिला, कवि के अंतर में आग भरी, कवि के अंतर में आग भरी, कवि की आंखों में पानी है, तुम कवि हो कवि के जीवन की दुनिया से अलग कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अगले हफ्ते मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी वक्त, इसी कार्यक्रम में, लपेटे में नेताजी। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।